हेलो स्टूडेंट्स, जे एडवांस 2025 के फिजिक्स के पेपर 2 को हम सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है जिसको हम सॉल्व करेंगे। इजी ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये मॉडरेट लेवल पे है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन हो सकता है कि बच्चे को याद ना हो। अदरवाइज क्वेश्चन सिंपल है। पहले देखते क्या है। टेम्परेचर डिफरेंस कैन जनरेट ईएमएफ इन सम मटेरियल्स। ओके, लेट एस बी द ईएमएफ प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टेम्परेचर। S is EMF per यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस। ओके, तो डिफरेंस इन टेम्परेचर। तो EMF क्या होता है? वर्क अपॉन चार्ज, है ना, वर्क पर चार्ज। और ये टेम्परेचर डिफरेंस एज इट इज आएगा। वर्क तो हमें पता ही है, ml²T-2। चार्ज क्या होता है? करंट इंटू टाइम, विच इज एम्पियर इंटू टाइम। और टेम्परेचर को केल्विन ले लिया तो आपको S मिल गया ml2T-3 A-1 K-1। ओके, फिर क्या बोला है? सिग्मा इज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का 1 अपॉन होता है। मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि सिग्मा इज 1 अपॉन रो, इनवर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। क्या होता है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ओके, और क्या बोला है? K इज द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल। K क्या है? थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल। ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी कैसे निकालते हैं? हमें फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू माइनस K टाइम्स A डेल्टा T बाई डेल्टा एक्स। यहां से K क्या आएगा? Q बाय A dx बाई dt। Q क्या है? हीट एनर्जी पर टाइम। Q इज व्हाट? हीट एनर्जी पर टाइम। तो ml²T-2 अपॉन माइनस टी, विच वुड बी ml²T-3। ए आपका एरिया है, विच इज योर L²। dx बाई dt इज योर L बाई K, राइट। तो यहां से क्या आएगा? ml_T-3 K-1। और मैंने आपको बताया कि सिग्मा इज 1 बाय रो, R इज इक्वल टू रो L बाय A। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, रो इज इक्वल टू R A बाय L। R क्या होता है? V बाय R। ठीक है, V क्या होता है? अगेन EMF जैसा, वर्क पर चार्ज। और करंट तो आपको पता ही होगा। तो सबको सॉल्व करने के बाद सिग्मा क्या आता है? m-1 L-3 T³ A²। तो आपके पास S भी है, आपके पास K भी है, और आपके पास सिग्मा का भी डायमेंशन है। हमको क्या पूछा है? S² सिग्मा बाय K। तो जब आप तीनों वैल्यू पुट करोगे आपको K-1 मिलेगा, यानी कि ऑप्शन बी। तो ये टफ क्वेश्चन नहीं था एक्चुअली में, और सिंपल ही क्वेश्चन है। आई होप आपको इसका सोल्यूशन समझ में आया होगा। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि बहुत सारा फिजिक्स का कंटेंट इस चैनल पे, इस चैनल पे आने वाला है। अगर आप जेईई 2026-27 या नीट 2026 या 27 के एस्पिरेंट हो तो बहुत ही सही चैनल पे आप आए हो, क्योंकि बहुत सारी सीरीज में इसके बाद लॉन्च करने वाला हूँ, चाहे वो पीवाई की सीरीज हो, रिवीजन सीरीज हो, रैपिड रिवीजन सीरीज हो। रिवीजन सीरीज हमारी चली रही है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर। सबसे इंपॉर्टेंट बात, पढ़ाई करना मत भूलना। हेलो स्टूडेंट्स, जे एडवांस 2025 के फिजिक्स पेपर 2 का सेकंड क्वेश्चन है ये। ठीक है, पहले क्वेश्चन देख लेते क्या है। हमारे पास दो सिलेंडर है, कोएक्सियल कंडक्टिंग सिलेंडर है। तो हमको इतना पता चल गया कि ये क्या है? कंडक्टिंग सिलेंडर है। इसका कलर चेंज कर देंगे। मैं आपको मोटा मोटा ऊपर से क्वेश्चन बता देता हूँ। क्वेश्चन ये है कि दो सिलेंडर है, ठीक है। एक का रेडियस 2r है, दूसरे का रेडियस r है। इसका रेडियस 2r है और दूसरे का अंदर वाले का रेडियस √2r है। यहाँ सेंटर से r डिस्टेंस की दूरी पे हमने एक प्लेन बना दिया। ये अंदर l की तरफ है। देखो ये टोटल लेंथ l है, तो ये ऊपर से देखोगे तो ये पीछे l डिस्टेंस गया हुआ है। ठीक है, हमसे पूछा है फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द प्लेन। इस प्लेन का इलेक्ट्रिक फ्लक्स ढूंढना है। बहुत बढ़िया। और बीच में ये दिया है कि ये जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे हम लोग ने डाइलेक्ट्रिक रख दिया है विथ K इक्वल टू 5, है ना। यहाँ पे लिखा है द एनुलर रीजन बिटवीन द सिलेंडर इज फिल्ड विद अ मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इक्वल टू 5। ठीक है, इतना इंफॉर्मेशन है। अब देखो फ्लक्स क्या होता है? Q इनसाइड या चार्ज्ड एनक्लोज्ड अपॉन K एप्सिलॉन नॉट। K आता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। ठीक है, अगर K 1 हो जाए या एयर हो जाए तो अपन Q बाय एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं, लेकिन क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया है तो K एप्सिलॉन नॉट आएगा। ठीक बात।
अब मुझे बस ये जानना है कि ये चार्ज एनक्लोज्ड कितना है। चार्ज एनक्लोज्ड क्या होता है, गॉसियन सरफेस में आता है। तो मैंने यहाँ देखो ये एक गॉसियन सरफेस ले लिया, ठीक है। ये गॉसियन सरफेस मान लो ए बी सी डी, तो ये ऐसा सरफेस है, देखो ऐसा ऐसा सरफेस। या तो ऐसा ले लो या तो इसी चीज को ऐसा ले लो, एक ही मतलब है, क्योंकि इस सेक्शन में चार्ज इंक्लूड 0 है, तो इसको लो या ना लो फर्क नहीं पड़ता। चलो मान लो ऐसा पूरा ले लेते, पूरा ले लेते, ठीक बात। अब मुझे इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज एनक्लोज लेना है। इसको अर्थिंग करने का मतलब क्या है, इसको अर्थिंग करने का मतलब क्या है, देखो यहां पे चार्ज Q है, यहां पे चार्ज Q है अंदर, तो बाहर Q होगा, यहां पे -Q होगा अंदर, और यहां बाहर 0 होगा। देखो यहां पे Q है, इसको मैं येलो कर देता हूं, यहां पे Q है, यहां पे -Q है और बाहर 0 है, ठीक है। अंदर Q था तो बाहर Q हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -Q। बहुत बढ़िया। चलो इसके बाद यहाँ पे रेडियस क्या दिया है, हमको रेडियस दिया है √2 और बाहर का रेडियस दिया है 2r, ठीक है। लेकिन हमको क्या ढूंढना है, चार्ज एनक्लोज ढूंढना है। चार्ज एनक्लोज कैसे ढूंढेंगे, आप सुनो। ये पूरा जो आपका गॉसियन सरफेस है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0, ठीक है। ये जो सरफेस है यहां पे कुछ चार्ज है आपका, और ये जो सरफेस है यहां पे कुछ चार्ज है आपका। अपने को यही चार्ज ढूंढना है। तो ये जो Q1 है ये कितना हिस्सा है पूरे सर्कल का, क्योंकि पूरे सर्कल में पॉजिटिव Q चार्ज है, पूरे सर्कल में 2 पाई एंगल में पॉजिटिव Q चार्ज है। अब देखो इसकी ज्योमेट्री बहुत कमाल की है। ये रेडियस R है, ठीक है, और ये सर्कल का रेडियस कितना है, मान लो ये आर्क है, और ये सर्कल का रेडियस कितना है, √2r। ये एंगल कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। तो ये देखो ये 45 डिग्री, तो ये टोटल कितना 90 डिग्री हो जाएगा। Q1 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री हो गया, तो 90 मतलब क्या होता है, π/2 में x होगा, तो x क्या होगा, Q इंटू π/2 अपॉन 2π, जो मैंने लिखा है यहाँ पे Q/4। तो ये जो पार्ट है ना, ये इसमें Q/4 है। अब मुझे ढूंढना है कि ये वाला पार्ट में कितना है, मतलब इस वाले सरफेस पे कितना है। अब देखो इसका टोटल रेडियस, इसका पूरा रेडियस 2r है, ये रेडियस 2r है, ठीक है। ये r है, ये कितना r है, ये देखो ये r है ना, और ये टोटल 2r है। तो ये r है, ये 2r है, कितना होता है, 60 डिग्री होता है, 60 होगा ना। मान लो यहां देखो ये r है, और लेट्स से ये 2r, मान लो ये थीटा है, तो मैं लिख सकता हूं कि 2r cos थीटा इज इक्वल टू r। तो cos थीटा कितना आएगा, r से r कैंसिल, 1/2, यानी थीटा 60 डिग्री। थीटा 60 मतलब टोटल 120, टोटल 120 मतलब 1/3, तो यहाँ पे Q/3 -Q/3, वो हम डिस्कस कर चुके कि यहाँ पे बाहर Q है, अंदर Q, इसके अंदर -Q, तो -Q/3 टोटल चार्ज आ गया। यानी कि पूरा इनक्लोज्ड कितना होगा, Q/4 -Q/3 अपॉन K क्या है, 5 एप्सिलॉन नॉट। आंसर आता है Q/60 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज योर ऑप्शन सी, ठीक है। थोड़ा सा ये ज्योमेट्री समझने वाली चीज है, बट आई होप मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। नहीं समझ में आया तो आप इसको रिवाइंड करके देख सकते हो, या कम्युनिटी टैब में जाके डाउट लिख सकते हो। जो भी पार्ट आपको नहीं समझ में आया वहां पे मैं फटाफट से आपको आंसर दे दूंगा, ठीक है। आज का ये वीडियो इतना ही। अगला जो हम रिवीजन सीरीज में वीडियो ला रहे हैं वो सेंटर ऑफ मास पे है, ठीक है। किस पे, सेंटर ऑफ मास पे। आज या कल में वो वीडियो आ जाएगी, मोस्ट प्रोबेबली कल आ जाएगी वो वीडियो। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सबसे इंपॉर्टेंट बात, पढ़ाई करना मत भूलें। हेलो स्टूडेंट्स, जे एडवांस 2025 के फिजिक्स के पेपर 2 को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत ही स्टैंडर्ड सवाल है, क्लासरूम में कराया जाता है ये, ठीक है। मैं फटाफट से आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। ये एक रॉड है, ठीक है,
इस रॉड के फर्स्ट जो फिगर है, मतलब पहली जो सेटिंग है, उसमें 2 स्प्रिंग है, एक टॉप पे है पूरे लेंथ एल पे और दूसरा L/2 पे है, और सेकंड सेटिंग में दोनों को साथ में कर दिया है एट L/2, ठीक है, बीच में। और हमसे पूछा गया है F1/F2 फ्रीक्वेंसी, F1/F2। तो ऐसे जब स्प्रिंग में जब हम रोटेशनल SHM वगैरह पढ़ते हैं, ठीक है, जब स्प्रिंग को हम घुमाते हैं तो हम अक्सर ये फॉर्मूला आपको याद हो जाना चाहिए, या आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि टॉर्क क्या आता है, -k थीटा आता है, और जो टाइम पीरियड होता है 2π√I/k होता है। ये वही k है जो ये टॉर्क से निकल कर आ रहा है, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1/टाइम, तो 1/2πk/I। तो अगर मैं F1/F2 की बात करूं तो क्या आएगा, √k1/k2। तो दोनों का अगर मुझे k मिल गया तो बात बन जाएगी, ठीक है। k मिलने के लिए क्या चाहिए, टॉर्क चाहिए, किसके फॉर्म में, k थीटा के फॉर्म में, तो k आपको आप अपने को मिल जाएगा, ठीक है। पहला केस मान लो ये रॉड ऐसा था, ठीक है, खींचने के बाद रॉड थोड़ा सा टिल्ट हुआ एंगल थीटा से, तो यहां पे देखो ये डिस्प्लेसमेंट कितना है, L इंटू थीटा, क्लैरिटी है, और ये डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, L/2 इंटू थीटा, सिंपल सी बात है ना, आर्क थीटा, आर्क इंटू थीटा इंटू रेडियस इज आर्क लेंथ, ओके। अब देखो तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। स्प्रिंग फोर्स कितना लगता है, kx विच इज दिस इंटू, अब हम क्या निकाल रहे हैं, टॉर्क निकाल रहे हैं, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, L है, और यहाँ पे टॉर्क कितना आएगा, k L/2 थीटा इंटू L/2। तो टोटल टॉर्क कितना लग रहा है, KL² थीटा प्लस KL² थीटा/4 विच इज 5 KL² थीटा/2। तो ये T इज इक्वल टू k थीटा के फॉर्म में है, तो K1 क्या आ गया, 5 KL²/2। सेकंड की बात करें तो दोनों एक ही तरफ है, ठीक है, दोनों का फोर्स एक ही तरफ लगेगा तो टॉर्क ऐड हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, L/2 थीटा, तो यहाँ पे आपका फोर्स क्या लगेगा, L/2 थीटा फ्रॉम दिस स्प्रिंग एज वेल एज L/2 थीटा फ्रॉम दिस स्प्रिंग, सो 2 इंटू L/2 थीटा, K इंटू टॉर्क के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आएगा, L/2। तो नेट टॉर्क इस पे क्या है, KL² थीटा/2। तो KL²/2 क्या हो गया आपका, K2। हमने पहले पता क्या था, F1/F2 इज √K1/K2, तो 5 KL²/2 डिवाइड बाय KL²/2 इज 5/2। 5/2 ऑप्शन है क्या, यस, ऑप्शन नंबर सी। अगेन स्टैंडर्ड सवाल था, क्लासरूम में ऐसा क्वेश्चन किया कराया जाता है अगर आपने अच्छी कोचिंग या अच्छी तैयारी की होगी तो, ठीक है। अगर ये सोल्यूशन समझ में आ गया तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नहीं समझ में आया, कुछ भी डाउट तो कमेंट कर दो, या कम्युनिटी सेक्शन में जाके अपने कमेंट को पोस्ट कर सकते हो, ये क्वेश्चन या कोई भी और क्वेश्चन फिजिक्स रिलेटेड या कोई भी डाउट आपको आ रहा है तो कम्युनिटी सेक्शन में डाल सकते हो, वहां पे मैं फटाफट डाल दूंगा। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो सेंटर ऑफ मास का रिवीजन सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे, जिसमें सेंटर ऑफ मास का मैं वीडियो निकालने वाला हूं कल संडे को, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, और यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे इंपॉर्टेंट बात, पढ़ाई करना मत भूलना। हेलो स्टूडेंट्स, जे एडवांस 2025 के फिजिक्स के पेपर 2 को हम सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। तो क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं कि ये एक मास m1 है और ये मास m2 है। मास m1 जो है वो बहुत बड़ा है, यहाँ पे आपको दिया गया है कि मास m1 इज मच 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 लार्जर देन मास m2। तो ऐसा समझो कि मास m1 जो है ऑलमोस्ट एक स्टेशनरी मास है, सन जैसा, अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, वैसे m2 m1 के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। और जैसा जैसा ये हो रहा है, गामा kg पर सेकेंड जो है m2 लूज कर रहा है m1 के अंदर, तो m1 टाइम के साथ गामा kg पर सेकेंड कंज्यूम कर रहा है, मतलब बढ़ रहा है, और m2 गामा kg पर सेकेंड लूज कर रहा है, ठीक है। और बीच में डिस्टेंस क्या है, r है। तो क्योंकि ये गोल गोल घूम रहा है, तो आप ये कह सकते हो कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होगा वो किसके बराबर होगा, ग्रेविटेशन फोर्स के, क्योंकि ग्रेविटेशन ही एकमात्र फोर्स है जो उसको गोल घुमा सकता है, जो उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दे सकता है। तो वहां से अपने को एक बात पता चल गई कि m2 की जो घूमने की स्पीड है वो gm1/r है। अब ये जो स्पीड है देखो, m1 टाइम के साथ चेंज हो रहा है, और इसको कांस्टेंट रखने के लिए r भी टाइम के साथ चेंज होगा। खैर, क्योंकि देखो ये ग्रेविटेशन फोर्स हो या सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल कोई भी आप फोर्स लो, ठीक है, वो फोर्स क्या m1 के एक्सिस से ही पास हो रहा है, ये तो स्ट्रेट लाइन है ना। m1 के अराउंड टॉर्क नेट जीरो होगा, m1 के अराउंड टॉर्क क्या होगा, जीरो। जब टॉर्क जीरो होगा तो मोमेंटम क्या होगा,
कंजर्व हो जाएगा। एल मतलब आपका एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व हो जाएगा। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एम वी टाइम्स आर या लीनियर मोमेंटम टाइम्स डिस्टेंस। तो m2 m1 तो ऑलरेडी स्टेशनरी है, m2 इंटू वी इंटू आर इज कॉन्स्टेंट, v को हमने पुट कर दिया रूट जी एम वन बाय आर। तो m2 इंटू m1 की पावर हाफ इंटू आर की पावर हाफ इज कॉन्स्टेंट। ये g को आप कॉन्स्टेंट में लेके जाओगे तो कोई एक नया कॉन्स्टेंट आ जाएगा जिसमें हम इंटरेस्टेड नहीं है। अब आप लॉग ले लो, लॉग क्यों ले लो, क्योंकि ये पावर को हमको हटाना है। तो लॉग लेंगे तो लॉग m2 प्लस हाफ लॉग m1 प्लस हाफ लॉग r इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। अब जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, डिफरेंशिएट क्यों करूंगा, क्योंकि मुझसे dr बाय dt पूछा जा रहा है, तो डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा। तो 1 बाय m2 टाइम्स dm2 बाय dt, ये कैसे आपको समझा, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x, पर क्योंकि ये m2 को हम सबको पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो dm2 बाय dt भी अपने को लिखना पड़ेगा, प्लस हाफ लॉग m1 का डिफरेंशिएशन होगा हाफ 1 बाय m1 इंटू dm1 बाय dt, और हाफ लॉग r को आप लिख सकते हो हाफ 1 बाय r dr बाय dt। ठीक है, अब चूंकि m1 बहुत 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 बड़ा है तो ये 1 बाय m1 को आप 0 के अप्रोक्सीमेट कर सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो अपने को क्या आया, हाफ सॉरी 1 बाय m2 dm2 बाय dt प्लस हाफ 1 बाय r dr बाय dt इज 0। अपने को क्या निकालना है, 1 बाय r dr बाय dt वैल्यू निकालनी है, ये वैल्यू अपने को निकालनी है। अब देखो dm2 बाय dt क्या है, माइनस गामा, गामा मास टाइम के साथ निकल रहा है ना, माइनस गामा निकल रहा है, माइनस इसलिए क्योंकि m2 मास लूज कर रहा है। तो फाइनली आपका 1 बाय r dr बाय dt की वैल्यू आएगी -2 गामा बाय m2 विच इज योर ऑप्शन बी। ठीक है, तो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन तो था ये, बट आई होप आपको इसका सोल्यूशन समझ में आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा तो बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारा फिजिक्स का कंटेंट आने वाला है। अगला चैप्टर जो मैं रिवीजन सीरीज में ला रहा हूँ वो है कोलिजन का। ठीक है, तो चैनल से फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पढ़ाई करना मत भूलना। थैंक यू। तो स्टूडेंट्स, जे एडवांस 2025 के फिजिक्स के पेपर 2 को हम यहाँ पे सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव है, इट्स अ स्टैंडर्ड क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस को क्लास में डिस्कस किया जाता है, तो अपने क्लास में अगर ध्यान दिया होगा तो शायद आपने इसको कर लिया होगा। ठीक है, फटाफट से मैं क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ कि पॉइंट चार्ज है विच इज 10⁻⁻8 कूलम, वो 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा गया एक न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर के, जिसका खुद का रेडियस 10 सेंटीमीटर है। ये एक न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका खुद का रेडियस 10 सेंटीमीटर है, और 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक पॉइंट चार्ज रखा गया है। बहुत बढ़िया। स्फीयर को फिर ग्राउंड कर दिया गया और फिर चार्ज मेजर किया। तो स्फीयर को मैंने ग्राउंड किया और उस पर मान लो चार्ज क्यू डैश आ गया, तो वो क्यू डैश की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे? ग्राउंडिंग करने का मतलब क्या है? ग्राउंडिंग करने का मतलब उसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0। अब ये क्योंकि कंडक्टिंग स्फीयर है तो इसका हर जगह पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो मैं अगर सेंटर पे पोटेंशियल निकाल लूं जो कि 0 होना चाहिए क्योंकि ग्राउंड है, तो मुझे क्यू डैश मिल जाएगा। अब इस सेंटर पे पोटेंशियल आएगा कहां से? एक तो स्फीयर का और एक इस पॉइंट चार्ज का। तो स्फीयर का क्या आएगा, k इंटू क्यू डैश अपॉन 0.1 प्लस k इंटू 10⁻⁻8 अपॉन 0.2। ये 0 होना चाहिए, तो क्यू डैश आता है -5 इंटू 10⁻⁹ कूलम। इनिशियली ये 0 था ना क्योंकि न्यूट्रल था, और ग्राउंड करने के बाद इस पे -5 इंटू 10⁻⁻ कूलम चार्ज आया, मतलब 5 इंटू 10⁻⁹ कूलम चार्ज ग्राउंड पे चला गया। तो क्या ऑप्शन बी, चार्ज फ्लोइंग फ्रॉम द स्फीयर टू ग्राउंड बिकॉज ऑफ ग्राउंडिंग इज दिस 5 इंटू 10⁻⁹ कूलम? आंसर इज यस, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट। आगे पढ़ते हैं। ग्राउंडिंग इज देन रिमूव्ड। चलो, ग्राउंडिंग रिमूव कर लिया हमने। जब हमने ग्राउंडिंग रिमूव किया, अब ये क्या है, 10⁻⁸ कूलम, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे सारे नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएंगे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेट चार्ज क्या आएगा, 0। नेट चार्ज क्या आ जाएगा, 0। स्फीयर के ऊपर नेट चार्ज क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अगर स्फीयर के ऊपर नेट चार्ज 0 आ जाएगा, ठीक है, और ये एक्चुअली बिफोर ग्राउंडिंग की बात है, ये बिफोर ग्राउंडिंग की बात है।
पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ते हैं. इज रिमूव्ड एंड चार्ज इज मूव्ड एट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फर्दर टेकिंग k इज 10. ओके, देखो ऑप्शन है क्या, बिफोर द ग्राउंडिंग व्हाट वाज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ग्राउंडिंग के पहले ये न्यूट्रल था, क्यू नेट क्या था, 0. तो यहाँ पे सिर्फ पोटेंशियल बाय दिस चार्ज आएगा विच इज k into 10 raised to minus 8 upon 0.2 विच इज 450 वोल्ट. तो आपका ऑप्शन ए तो सही है, सिंपल k q by r पोटेंशियल निकाला है बस, और कुछ नहीं किया. उसके बाद क्या बोला, आफ्टर ग्राउंडिंग इज रिमूव्ड द चार्ज ऑन द स्फीयर इज -5 into 10 raised to -9 कूलम. यस, यहां पे जब मैंने ग्राउंडिंग किया तो ये क्या आया, 5 into 10 मतलब -5 10 raised to 9 कूलम. जब ग्राउंडिंग हटा भी दूंगा तो ये चार्ज तो कहीं जाएगा ही नहीं. दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट. नाउ द फाइनल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, देखो चार्ज को 10 सेंटीमीटर आगे किया, यहाँ पे लिखा ना 10 सेंटीमीटर, तो अब 30 सेंटीमीटर पे चार्ज है, इसके ऊपर खुद का चार्ज है -5 into 10 raised to -9, 30 सेंटीमीटर पे 10 raised to -8 का पॉइंट चार्ज है. अब आप पोटेंशियल निकालोगे तो पहले आप निकालोगे k into -5 into 10 raised to -9 upon 0.1 प्लस k into 10 raised to -8 upon 0.3. आंसर आता है -450 विच इज रॉन्ग. तो आपका ऑप्शन यहाँ पे क्या आएगा, A, B एंड C. अच्छा क्वेश्चन था, ये स्टैंडर्ड सवाल है, इसलिए क्वेश्चन आपको क्लास में ध्यान देना पड़ेगा जब ऐसे क्वेश्चंस क्लास में कराए जाएंगे. ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन हर कोचिंग क्लास में, हर क्लास में डिस्कस किया जाता है. ठीक है, तो अगर आपको ये सोल्यूशन पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो. बहुत सारा फिजिक्स का कंटेंट आने वाला है. नेक्स्ट वीडियो मैं आज या कल में निकाल दूंगा कोलिजन पे. थोड़ा सा डिले हो रहा है, मेरे को पता है, रिविजन सीरीज थोड़ा डिले हो रहा है क्योंकि थोड़ा बिजी हो गया था, मैं 2-3 दिन वीडियो नहीं डाल पाया. लेकिन अभी कंटिन्यूस वीडियो आएगा और नेक्स्ट आपको आज या कल में कोलिजन का वीडियो देखने को मिल जाएगा. ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करो. सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि पढ़ाई करना मत भूलना. हेलो स्टूडेंट्स, जे एडवांस 2025 के फिजिक्स के पेपर 2 को हम सॉल्व कर रहे हैं. ये क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने. ठीक है, फटाफट से जो है वो मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ. 2 आइडेंटिकल कॉन्केव मिरर्स ईच ऑफ फोकल लेंथ f are facing each other as shown in the schematic diagram. The focal length f is much larger than the size of the mirrors. A glass slab of thickness t and refractive index n naught is kept equidistant from the mirror and perpendicular to the common principal axis. A monochromatic point light source S is embedded at the center of the slab on the principal axis as shown in the schematic diagram. For the image to be formed in S on S itself, which of the following distances between the two mirrors are correct? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो अपने को ढूंढना है. तो मैं इस डिस्टेंस को x मान लूंगा और ये डिस्टेंस x हो जाएगा और ये जो आपका ये थिकनेस t है. तो बेसिकली हमको पूछा गया है कि 2x प्लस t की वैल्यू क्या है. कोई बुराई नहीं है, बहुत ही स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है, ये क्लासरूम में कराया जाता है. अगर क्लास में आपने ध्यान दिया होगा तो ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा. चलो हम लोग देखते हैं. ये यहां पर इमेज बने, इसके 2 स्टैंडर्ड केस है. पहला केस, एक तो सीधा ऐसा लाइट जाए, यहां से यहां जाए, फिर ऐसा जाए और यहीं से फिर रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाए, तो वो सेंटर पे आपका क्या मिल जाएगा, आपको इमेज फॉर्म हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने ये स्लैब को जूम किया है. ये स्लैब जो है टोटल है इसका n और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n नॉट दिया हुआ है. ठीक है, तो यहाँ पे सेंटर से ये रे जा रहा है. ठीक है, अब ये जो डिस्टेंस है ये t/2 है. इसका जो अपेरेंट डिस्टेंस है, यहां से अगर मैं स्ट्रेट नीचे आ जाऊं, अपेरेंट डिस्टेंस d डैश, इसका फॉर्मूला क्या है, d डैश अपॉन t/2 इज इक्वल टू 1 अपॉन या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द स्लैब तो 1/n नॉट. तो यहां से d डैश के आगे अपने को t/2n नॉट. ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, 2x प्लस t निकालना है. तो मैं क्या करूंगा, इसको आपका जो x है, x प्लस डी डैश, ये देखो ये जो x है प्लस डी डैश क्या है, ये अपेरेंट वाला. तो x प्लस डी डैश क्या होना चाहिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर होना चाहिए, विच इज योर ट्वाइस ऑफ f. बराबर है ना, x प्लस डी डैश क्या होना चाहिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर होना चाहिए. तो यहां से x इज इक्वल x डी डैश को मैं डाल दूंगा t/2n नॉट विच इज 2f. तो x आ जाएगा 2f माइनस t/2n नॉट. तो 2x प्लस टी में ये आप वैल्यू पुट करो, इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या आएगा, 4f माइनस t/n नॉट
और यहाँ से t प्लस टी आ जाएगा, तो बेसिकली क्या आएगा 4f प्लस टी टाइम्स 1 माइनस 1 बाय एन नॉट, विच इज योर ऑप्शन ए, 4f प्लस टी टाइम्स 1 माइनस 1 बाय एन नॉट। इसका सेकेंड केस क्या है कि यहाँ से रे जाए, यहाँ से वो पैरेलल हो जाए, फिर वापस से रिफ्लेक्ट होके यहीं पे आ जाए। ये कब होता है? यहाँ पे फर्क क्या हो गया है, मैंने d डैश प्लस एक्स को f लिख दिया है। देखो फोकल पॉइंट पे रहेगा तभी तो वो पैरेलल बन पाएगा, नहीं तो पैरेलल नहीं बनेगा। यहाँ पे आप 2f नहीं, यहाँ पे सिर्फ f लिखोगे, तो t बाय 2 एन नॉट इज प्लस x इज f, तो x क्या आ गया f माइनस t बाय 2 एन नॉट। तो अगेन 2x प्लस t की वैल्यू जो निकालोगे दैट इज 2f प्लस t टाइम्स 1 माइनस 1 बाय एन नॉट, विच इज योर ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन ए भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। एडवांस हमने अब तक देखा, पेपर 2 भी बोल रहे हैं लोग बहुत टफ है, बट अभी आप देखो 6 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके दिखा दिए, वैसा टफनेस लेवल नहीं है, स्टैंडर्ड ही क्वेश्चन से, अगर आपने क्लास में ध्यान दिया होगा तो। ठीक है, अगर ये वीडियो आपने यहाँ तक देख लिया तो थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत सारा फिजिक्स का कंटेंट जो है वो चैनल पे आने वाला है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, पढ़ाई करना मत भूलना। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू JEE Advanced 2025 फिजिक्स पेपर 2 सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7 में अभी सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी लग सकता है आपको एग्जाम में, लेकिन इजी क्वेश्चन है। एडवांस में अगर कोई इजी क्वेश्चन लग रहा है, थोड़ा लेंदी भी लग रहा है ना, उसको कर लेना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 infinitely large and thin non-conducting sheets are fixed. Okay, as shown in the figure, the sheets carry uniform surface charge densities, which are indicated in the terms of epsilon naught. The separation between two consecutive sheets is 1 micrometer. The various regions between the sheets are denoted as 1 से लेकर 5 तक, like this. If sigma naught is 9 microcoulomb per meter square, then which of the following statements are correct? Take permittivity of free space epsilon naught is 9 into 10 raised to minus f by m. Okay, तो सुनो, हमको 4 ऑप्शन दिया है। इन रीजन 4 ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन 1 द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, रीजन 3 ऑफ, मतलब बेसिकली हर रीजन में क्या है, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को निकालना है। जब इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट में रख दूं यहाँ पे, जिसपे प्लस सिग्मा चार्ज हो, चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा हो, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, अवे फ्रॉम द कंडक्टर, I mean away from the sheet, non-conducting sheet, and the value would be sigma by 2 epsilon naught. अगर ये नेगेटिव आ जाए तो towards the sheet sigma by 2 epsilon naught। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे निकाल के रखा है, देखो कैसे निकाला है, ध्यान से सुनो। रीजन 1 पे अगर आप देखो तो ये पॉजिटिव यहां लगाएगा और ये नेगेटिव भी यहां लगाएगा, ये जो पॉजिटिव है यहां लगाएगा और ये नेगेटिव यहां लगाएगा, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये दोनों का भी आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इन दी एंड 2 आपको मिलेगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि टोटल क्या होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लैरिटी है आपको कि पहला रीजन का कैसा निकाला? सिर्फ पहले रीजन में इसका और इसका लगेगा, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। सेकेंड रीजन देखो, ये प्लस यहां लगा रहा है, ये माइनस यहां लगा रहा है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। ये प्लस यहां लगा रहा है, ये माइनस यहां लगा रहा है, कैंसिल आउट हो गया। ये प्लस यहां लगा रहा है, ये माइनस यहां लगा रहा है, कैंसिल आउट हो गया। तो एट द एंड क्या मिला? 0 मिला। ठीक है, तो बेसिकली फर्स्ट रीजन में सिग्मा नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट है 0, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट 0, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे भी सेम तरीके से सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2, सिग्मा बाय 2, सिग्मा बाय 2, बट डायरेक्शन देखो अलग अलग है, डायरेक्शन आपका अलग अलग है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटीज वैसी, मैं टाइम बचा रहा हूँ, बहुत बेसिक है ये मैथ्स। ओके, तो पहला ऑप्शन क्या है? इन रीजन 4 ऑफ कॉन्फ़िगरेशन 1 द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। रीजन 4 में यस, तो ऑप्शन 1 इज योर करेक्ट, तो आपका ऑप्शन ए क्या हो गया? करेक्ट हो गया। इन रीजन 3 ऑफ कॉन्फ़िगरेशन 2 मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या? रीजन 3 ऑफ कॉन्फ़िगरेशन 2 इट इज सिग्मा नॉट बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इन्होंने क्या दिया? सिग्मा बाय एप्सिलॉन, तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग।
पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट शीट्स ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन 1। ओके, देखो फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन का फर्स्ट और लास्ट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या, पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, यहाँ पे मैंने लिखा E इंटू डी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। तो सिग्मा आपको क्या दिया है 9 इंटू 10⁻⁻6, एप्सिलॉन नॉट दिया 9 इंटू 10⁻12, डी आपको दिया है 1 इंटू 10⁻6, है ना, 1 माइक्रोमीटर दिया ना सेपरेशन। तो 1 वोल्ट आता है, बेसिकली क्या आता है 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट यहाँ रहेगा, यहाँ पे 0 वोल्ट क्योंकि ई जीरो है, 1 वोल्ट यहाँ रहेगा, यहाँ पे जीरो, या और 1 वोल्ट यहाँ रहेगा, और प्लस माइनस सारे पॉजिटिव है। तो नेट जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो 3 वोल्ट का है, और इन्होंने क्या दिया 5 वोल्ट, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। और सेम चीज आपको सेकंड में भी करना है। यहाँ देखो, यहाँ पे आएगा हाफ वोल्ट, सेम कैलकुलेशन है, आप वो करके देख लो यार प्लीज, बहुत बेसिक बात बता रहा हूँ मैं। ये प्लस हाफ वोल्ट आएगा इधर, ठीक है, यहाँ पे माइनस हाफ वोल्ट है, यहाँ पे प्लस हाफ वोल्ट है, माइनस हाफ वोल्ट, प्लस हाफ वोल्ट। तो नेट जो होगा देखो, ये प्लस माइनस मर जाएगा, ये प्लस माइनस मर जाएगा, प्लस हाफ वोल्ट बचेगा। तो यहाँ इन्होंने जीरो दिया, तो ये ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट है, ओनली ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ये क्वेश्चन देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, लेकिन एग्जाम में करते वक्त 2 मिनट से ज्यादा लग सकता है। तो यूजुअली स्टूडेंट स्किप कर जाते हैं। आपको क्या 1 घंटे में 16 तो क्वेश्चन करना है, एडवांस में अगर क्वेश्चन हो रहा है तो आप स्किप नहीं करते उसको, थोड़ा टाइम लग रहा है लगाओ और उसको राइट करके आओ, आपका चांस बढ़ जाता है, ठीक है। तो इस वीडियो में यार इतना ही, और कोलिजन का जो वीडियो है उसका हाफ पीपीटी रेडी हो गया, अभी मैं फटाफट आगे का पीपीटी बना के उसका भी लेक्चर रिकॉर्ड कर लेता हूँ। तो नेक्स्ट आपको कोलिजन का ही मिलेगा। मैं एक्चुअली 2-3 वीडियो से यही बोल रहा हूँ, लेकिन मैं भी थोड़ा कॉट अप हो गया हूँ कुछ काम में, बट मोस्ट प्रोबेबली विद इन 24 आवर्स यू विल गेट रिविजन वीडियो ऑन कोलिजन, उसमें लीनियर मोमेंटम वगैरह की भी बात हुई है, ठीक है। तो यहाँ तक आपने वीडियो देखा तो थैंक यू वेरी मच, चैनल को यार सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, हमारा चैनल ग्रो हो रहा है, रोज थोड़ा थोड़ा नंबर बढ़ रहा है, आपका सपोर्ट रहेगा तो ये चैनल जल्दी से ग्रो कर जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपने देखा तो थैंक यू वेरी मच, सबसे इंपॉर्टेंट बात पढ़ाई करना मत भूलिए। हेलो स्टूडेंट्स, जे एडवांस 2025 के फिजिक्स पेपर 2 का हम सॉल्व कर रहे हैं। 8वां क्वेश्चन है ये, ठीक है। 16 ही क्वेश्चन है, दोनों पेपर 1 और पेपर 2 में अलग अलग 16 पेपर 1 तो पूरा हो चुका है, पेपर 2 का भी हम 8वां कर रहे हैं, मतलब आधा 50% आज हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है, अगेन पता नहीं क्यों स्टूडेंट्स का ये रिव्यू था पेपर 2 बहुत टफ है। एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रहा हूँ, इतना सिंपल तरीके से उसका आंसर आ रहा है, लग भी नहीं रहा है कि हम एडवांस का पेपर। देखो इस क्वेश्चन को देखो, efficiency of the Carnot engine operating with a hot reservoir kept at a temperature of 1000 Kelvin is 0.4। इस सेंटेंस में दो इंफॉर्मेशन दिया, एक कार्नोट इंजन है, ठीक है, कार्नोट इंजन का जो हॉट रिजर्वायर है उसका टेम्परेचर 1000 केल्विन है और उसकी एफिशिएंसी 0.4 है, उसकी एफिशिएंसी क्या है 0.4। दो इंफॉर्मेशन, it extracts 150 joule of heat per cycle from the hot reservoir। तो वो हॉट रिजर्वायर से एक साइकिल में क्या करता है 150 जूल एक्सट्रैक्ट करता है। अब वो जो हीट आया है वो कुछ वर्क में चला जाएगा और कुछ वेस्ट में निकल जाएगा। वो जो वर्क में जाएगा वो कैसे है, यहाँ पे देना एफिशिएंसी 0.4 दिया हुआ, मतलब 40% हीट एक्सट्रैक्ट जो हो रहा है वो वर्क में जाएगा, मतलब 60 जूल। तो आपने लिया कितना 150 जूल और वर्क में कितना चला गया 60 जूल, क्लियर है। तो जो वेस्ट हुआ, मतलब जो हीट बाहर आ रहा है वो हो गया 90 जूल, यानी कि कोल्ड रिजर्वायर का 90 जूल, ठीक है। अब आगे की कहानी अलग है, वर्क एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इंजन इज गिवन टू द हीट, उस पे जाता है उसके पहले ये जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है इस पे दो ऑप्शन दिया, ऑप्शन ए और बी, वो सॉल्व कर लेते हैं, फिर सेकंड पार्ट पे जाते हैं। ऑप्शन ए क्या है, वर्क एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कार्नोट इंजन इज 60 जूल, तो ठीक है, वर्क एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कार्नोट इंजन इन वन साइकिल इज 60 जूल, ये तो क्लियर एकदम, मतलब कोई ऑप्शन सोचने नहीं। दूसरा, टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड रिजर्वायर ऑफ कार्नोट इंजन इज 600 केल्विन। अब बहुत ही स्टैंडर्ड फॉर्मूला है कार्नोट इंजन का, QH by QL is equal to TH by TL, QH by QL is equal to TH by TL। तो QH क्या है 150, QL क्या है 90, TH क्या है 1000, TL ढूंढना है 600 के, ऑप्शन 20 करें। तो कार्नोट इंजन के बारे में दो ऑप्शन था, दोनों सही। अब
अब देखो ये जो इंजन जो वर्क कर रहा है ना वो किसी पंप को दिया जा रहा है, अभी हम पढ़ेंगे। वो पंप के ऊपर दो ऑप्शन और दिए। The work extracted from this engine is being fully used to run a heat pump, which has a coefficient of performance 10. ठीक है, तो work extracted from this engine is being fully used to run a heat pump of coefficient of performance 10. तो 10 coefficient of, अब ये 10 क्या बेसिकली देखो, ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। किसी भी पंप का जो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है, जो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है वो 10 होने का मतलब है QH by W। वो जो वर्क कर मतलब पर यूनिट वर्क वो कितना QH उसका हॉट रिजर्व, बेसिकली अगर 10 है तो मान लो 60 जूल आ रहा है तो 600 जाएगा QH में, ठीक है। तो क्या लिखा है, वर्क एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द इंजन जो 60 is being fully used to run a heat pump which has a coefficient of performance 10. The hot reservoir of the heat pump is at temperature 300 Kelvin. Which of the following statement is correct? दो statement, temperature of the cold reservoir at the heat pump is this, heat supplied to the hot reservoir of the heat pump in one cycle is this. अब देखो 10 is QH by W, W 60 जूल था है ना, तो QH क्या आ गया 600। तो आप जो हॉट रिजर्वर है उसको दे कितना रहे 600, तो ये 540 तो गलत हो। हीट सप्लाइड टू द हॉट रिजर्वर इज नॉट 540, इट इज एक्चुअली 600। ये बात में क्लैरिटी है। अब टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड रिजर्वर पूछा, तो टेम्परेचर का फॉर्मूला पता है QH by QL इज इक्वल टू TH by TL, है ना, QH by QL इज इक्वल टू TH by TL। अब 60 जूल आ रहा है और हॉट रिजर्वर में 600 जा रहा है क्योंकि उसका परफॉर्मेंस का कोएफिशिएंट 10 था, मतलब 6 तो 10 गुना जा रहा है। तो आप जो एक्सट्रैक्ट कर रहे हो आपको नीचे से कितना मिल रहा है, आपको कोल्ड रिजर्वर से कितना मिल रहा है, आपको मिल रहा है 540 जूल। 60 वर्क से आ रहा है, 540 कोल्ड से आ रहा है, तभी तो 600 जाएगा ना ऊपर। तो जो 540 आ रहा है वहां पे आप यहाँ पे क्या लिखोगे, QL की जगह 540 और QH की जगह क्या लिखोगे 600। TH क्या है आपका, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में 300 केल्विन यहाँ पे, और TL अपने को ढूंढना है, तो TL आ गया 270 के, ऑप्शन सी करें। तो ABC एकदम सिंपल क्वेश्चन, एक्सप्लेनेशन में इतना टाइम लगा, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो 1 मिनट का क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे ही हम बहुत सारे क्वेश्चंस PYQ सॉल्व करने वाले इस चैनल पे। अगर आप पहली बार इस चैनल पे, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि फिजिक्स का बहुत सारा कंटेंट, चाहे JEE 2026 के एस्पिरेंट हो या 2027 के एस्पिरेंट हो, ये चैनल में आपका ध्यान रख लिया जाएगा फिजिक्स का। अगर यहाँ तक आपने वीडियो को देखा तो थैंक यू वेरी मच। आपको सोल्यूशन समझ में आया, पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कोई भी डाउट है फिजिक्स रिलेटेड, कोई भी चैप्टर का अनरिलेटेड टू द वीडियो, आप चैनल के कम्युनिटी टैब में जाके लिख सकते हो, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात पढ़ाई करना। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जे एडवांस 2025 फिजिक्स पेपर 2 का सोल्यूशन। हम है क्वेश्चन नंबर 9 पे आउट ऑफ 16, तो आधा पेपर हो चुका है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा ट्रिकी तो है। जनरली हम क्लास में इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म कराते हैं, बट इसमें थोड़ा सा उसने ट्रिकी कर दिया बाय सेइंग अ कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। ठीक है, तो मैं पहले क्वेश्चन पढ़ लेता हूं, उसके बाद आपको सोल्यूशन समझाता हूं। अ कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r and mass m carries a charge q. The sphere is rotating about an axis passing through its center with uniform angular speed omega. The ratio of the magnitude of magnetic dipole moment या magnetic moment to the angular momentum about the same axis is given by alpha times q by 2m. The value of alpha is, देखो हम स्टैंडर्ड क्लास में क्या करते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन L, दैट इज एंगुलर मोमेंटम, इज q by 2m, ठीक है। बट इसमें हम जो मटेरियल लेते हैं उसमें क्या होता है, जो भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास होता है वहां पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज भी हो। तो क्लास में यूजुअली पढ़ाया जाता है ना मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंटम इज q by 2m। अब यहाँ पे जब हम पढ़ाते हैं तो ये जो बात हो रही है मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम की, वहां पे क्या होता है कि जो आपका सरफेस होता है, जितना इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड सरफेस होता है, मास होता है, उसी के ऊपर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज होता है। इसने क्या किया, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर बोल दिया। जैसे ही आपने कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर बोल दिया तो सॉलिड स्फीयर तो मास तो पूरी तरफ है, लेकिन जो चार्ज है वो सिर्फ कहां है आपका, वो सिर्फ आपके सरफेस पे है। तो यहां पे हमको क्या निकालना है, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ हॉलो स्फीयर अपॉन एंगुलर मोमेंटम ऑफ सॉलिड स्फीयर, ये अपने को निकालना है। अब एंगुलर मोमेंटम ऑफ सॉलिड स्फीयर क्या होता है, 2/3 mr² by ओमेगा।
mr² इंटू ओमेगा, ठीक है। अब मुझे पता है, देखो mm बाय एल क्यू बाय 2m होता है, तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ हॉलो स्फीयर अपॉन एंगुलर मोमेंटम ऑफ हॉलो स्फीयर क्या होगा, q बाय 2m। तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ हॉलो स्फीयर क्या होगा, q बाय 2m मल्टीप्लाइड बाय 2 बाय 3 m r स्क्वायर ओमेगा, सॉरी दिस इज 2 बाय 5, सॉरी दिस इज 2 बाय 5, राइट, 2 बाय 3 एम आर स्क्वायर ओमेगा। तो मल्टीप्लाई करने पे आपको मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ हॉलो स्फीयर क्या आएगा, देखो यहाँ से कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, m से m 2 से 2 मर जाएगा, आपको मिलेगा क्यू आर स्क्वायर ओमेगा बाय 3। तो आपको मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ हॉलो स्फीयर आ गया। आपको सॉलिड स्फीयर का एंगुलर मोमेंटम पता ही है 2 बाय 5 एम आर स्क्वायर ओमेगा। तो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट टू एंगुलर मोमेंटम। तो मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंटम क्या आएगा, क्यू आर स्क्वायर ओमेगा बाय 3 अपॉन 2 बाय 5 एम आर स्क्वायर ओमेगा। जब इसको डिवाइड करोगे आप तो देखो q बाय 2m, तो q बाय 2m आप अलग निकाल लो, आपको 5 बाय 3 बचेगा। तो अल्फा क्या है, 5 बाय 3, 1.66 भी करेक्ट है, 1.67 भी करेक्ट है। तो इस शॉर्ट ट्रिक इंटीग्रेशन करने जाओगे तो तकलीफ में आ जाओगे, ये शॉर्ट ट्रिक से मैंने आपको सोल्यूशन बता दिया है, ठीक है। अगर आपको सोल्यूशन समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आप जे 2026 या 2027 के एस्पिरेंट हो तो बहुत सारा फिजिक्स का कंटेंट इस यूट्यूब चैनल पे बहुत जल्दी आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। सबसे इंपॉर्टेंट बात, पढ़ाई करना मत भूलिएगा। हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। मुझे पता है मैं बहुत दिनों बाद, ऑलमोस्ट 15 दिन बाद वीडियो डाल रहा हूँ। उसका एक रीजन है, ठीक है। उसका रीजन क्या है वो मैं एक शॉर्ट बना के डाल दूंगा, तो आप वो जाके देख लेना। बट मैं ये तो नहीं बोल सकता कि मैं रोज एक वीडियो बना पाऊंगा, लेकिन जो जेई नीट का फिजिक्स रिवीजन सीरीज जो जहां पे मैंने छोड़ा है उसको मैं आगे जरूर बढ़ाऊंगा और उसको आपके एग्जाम के पहले पहले तक खत्म भी कर दूंगा, ठीक है। ये मेरा आपको प्रॉमिस है और मैं ऐसा बिल्कुल करूंगा, इसलिए आप चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। और अभी हम अपने जेई एडवांस 2025 के सोल्यूशन के सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। ये पेपर 2 पे, पेपर 1 का ऑलरेडी पूरा सोल्यूशन मैंने डाला हुआ है, पेपर 2 का ये 10th क्वेश्चन है, तो इसके बाद 6 ही क्वेश्चन और बचेंगे, है ना। तो ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। लेंदी क्वेश्चन नहीं है लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा सा आपको सोचना तो पड़ेगा। मैंने सोल्यूशन तो लिख दिया है टाइम बचाने के लिए, बट आप समझ लो इस सोल्यूशन को, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, हाइड्रोजन एटम इनिशियली एट रेस्ट इन इट्स ग्राउंड स्टेट। तो हाइड्रोजन एटम है, एक इलेक्ट्रॉन है आपके पास, ग्राउंड स्टेट में है, तो इसकी जो एनर्जी है वो -13.6 eV होगी। अब ये अब्सॉर्ब करता है एक फोटोन को जिसकी फ्रीक्वेंसी v1 दिया है, f1 दिया है, ठीक है। तो फोटोन आ रहा है, फोटोन आके हिट कर रहा है, तो यहां से फोटोन आके हिट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, यानी कि इलेक्ट्रॉन अब्सॉर्ब कर रहा है फोटोन को, एक ही बात है। और फिर वो फोटोन क्या करता है, इजेक्ट्स द इलेक्ट्रॉन विद काइनेटिक एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब जिसकी एनर्जी पहले -13.6 थी वो 10 eV के एनर्जी से बाहर आ रहा है। इसका मतलब वो फोटोन में एनर्जी कितना है, 23.6, क्योंकि -13.6 अगर उसकी इनिशियल एनर्जी है तो 13.6 तो लग गया उसको बाहर निकालने में, और एक्स्ट्रा 10 एनर्जी के साथ वो बाहर आ रहा है, तो उसमें आपने बम्बार्डमेंट कितने का किया है, 23.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। तो पहले का आपको क्या मिल गया, एनर्जी मिल गया पहले फोटोन का। द इलेक्ट्रॉन देन कंबाइंस विद अ पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन क्या होता है, ऐसा एलिमेंट जिसका चार्ज पॉजिटिव है लेकिन मास इलेक्ट्रॉन का मास होता है, उसको हम पॉजिट्रॉन बोलते हैं। ये कंबाइन होता है पॉजिट्रॉन के साथ, क्या, इलेक्ट्रॉन जो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बाहर आया वो कंबाइन होता है पॉजिट्रॉन के साथ। वो पॉजिट्रॉन रेस्ट पे है और वो मिलके, दोनों मिलके बनाते हैं पॉजिट्रोनियम, पॉजिट्रोनियम एटम ग्राउंड स्टेट पे। और जब ये पॉजिट्रोनियम बनता है तो उसमें से एक फोटोन बाहर निकलता है जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, F2 बोल लो, V2 बोल लो। अब द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिजल्टिंग पॉजिट्रोनियम एटम मूव्स विद द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब जो पॉजिट्रोनियम है उसके पास एनर्जी कितनी आ गई, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी आ गई। क्लियर है, उसके पास एनर्जी कितनी आ गई, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की आ गई। पहले तो रेस्ट पे था, लेकिन जब ये 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से निकला ये इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के साथ पॉजिट्रोनियम बनाया, तो वो टोटल जो एनर्जी आ गई है ना पॉजिट्रोनियम एटम की, रिजल्टिंग एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की आ गई, ठीक है। इट इज गिवन दैट द पॉजिट्रॉन हैज द सेम मास एज दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये मैं बता चुका हूं, एंड द पॉजिट्रोनियम एटम कैन बी कंसिडर्ड एज अ बोर एटम इन विच the electron and positron orbit around the center of mass. Okay, considering no other energy loss during the whole process, the difference between two photon energies is, तो पहले फोटोन का एनर्जी तो अपने को पता है 23.6, बहुत आसान था।
अब दूसरा जो फोटोन बन रहा है, ये फोटोन बन के सर है देखो साइमल्टेनियसली एमिट्स अ फोटोन, क्या पॉजिट्रोनियम बनने के प्रोसेस में एक फोटोन भी बन गया। तो मैंने प्रोसेस यहां पे लिख के दिखा, ये इलेक्ट्रॉन है जिसकी एनर्जी 10 ईवी है, ये एक रेस्ट पे ग्राउंड स्टेट पे पॉजिट्रॉन से मिलता है और एक पॉजिट्रोनियम बना देता है। क्या बना देता है? पॉजिट्रोनियम। और साथ ही साथ एक फोटोन भी बना देता है। ठीक है, अब देखो होता क्या, अब इसकी एनर्जी क्या है, इसको अलग से पढ़ाया जाता है। इसकी एनर्जी आप ये क्योंकि है ना, ये दोनों घूम रहे हैं सेंटर ऑफ मास के अकॉर्डिंग, यहाँ पे लिखा भी है ना, यहाँ पे लिखा है देखो, इलेक्ट्रॉन एंड द पॉजिट्रॉन ऑर्बिट अराउंड द सेंटर ऑफ मास। तो ये जब घूम रहे हैं, इनको टू स्टार सिस्टम जैसे, टू बॉडी स्टार सिस्टम जैसा ट्रीट किया जाता है। तो इनकी जो एनर्जी का फॉर्मूला लिखा जाता है -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इंटू म्यू अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? एनर्जी एट स्टेबल, जब वो स्टेबल होता है, प्लस इसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी भी है, प्लस इसमें क्या है, कुछ काइनेटिक एनर्जी भी है। तो इसका एनर्जी एट स्टेबल क्या है, देखो 10 ईवी तो इसका है इलेक्ट्रॉन का, प्लस जब वो पॉजिट्रोनियम बना तो क्या एनर्जी बनेगा, -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर म्यू बाय एम। म्यू क्या है? रेड्यूस्ड मास। म्यू का है रेड्यूस्ड मास। अब ये जो रेड्यूस्ड मास है m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 है। अब आपको पता है दोनों का मास सेम है ना, m1 इसका भी मास सेम है, इसका भी मास सेम है, तो आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन 2 आता है। तो जब आप इसको यहां पुट करोगे तो आपको यहाँ पे E एट स्टेबल क्या मिलेगा, -13.6 डिवाइड बाय 2, यानी कि -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो टोटल एनर्जी कितनी हो गई, इसकी 10 थी और इसकी 6.8 बराबर, तो टोटल हो गया 16.8 -5 क्यों, क्योंकि इसका काइनेटिक एनर्जी भी 5 दिया ना, ये जो नेट मिला है वो 5 तो उसने घूमने में ले लिया क्योंकि मूव्स विद काइनेटिक एनर्जी 5, तो दोनों का जो एनर्जी है वो कंबाइन हुआ, लेकिन 5 उसमें काइनेटिक एनर्जी में निकल गया 5, तो बचा कितना, 10 इसका था, 6.8 इसका था, और -5 काइनेटिक में चला गया, तो बचा 11.8, यानी कि जो फोटोन दूसरा निकल रहा है उसकी एनर्जी क्या है, 11.8। अब दोनों में डिफरेंस देख लो, 23.6 माइनस 11.8, 11.8 बचा, तो इसका आंसर इज 11.8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन था। आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो आप जो स्पेसिफिक पार्ट में आपको डाउट है आप कमेंट करके मुझे बता दो, या हमारे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी टैब में जाके भी आप उसको पोस्ट कर सकते हो। ठीक है, अगेन वंस अगेन आई एम रियली सॉरी फॉर द डिले। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से मैं बीच में थोड़ा बिजी हो गया और नहीं डाल पाया वीडियो, वो मैं एक शॉर्ट में बता दूंगा आपको, इस वीडियो में नहीं बता रहा मैं उसको। ठीक है, इसको मैं और लंबा नहीं करना चाहता। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और जेई नीट रिवीजन सीरीज डेफिनेटली आ रही है पूरी, उसको हम पूरी खत्म भी करेंगे, आप बस उसको देखते रहो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, आई एम श्योर उनको भी इसकी बहुत जरूरत होगी। और ये वीडियो अगर आपने यहाँ तक देखा है तो थैंक यू वेरी मच, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, यू नो द ड्रिल। सबसे इंपॉर्टेंट बात, पढ़ाई करना मत भूलना। हेलो स्टूडेंट्स, हम सॉल्व करें जे एडवांस 2025 का पेपर 2। पेपर 1 में ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूं, उसका भी वीडियो, सारे वीडियोस अपलोडेड है। पेपर 2 में हम 11th क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो फटाफट से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। आइडियल मोनो एटॉमिक गैस दिया है। ठीक है, आइडियल मोनो एटॉमिक गैस ऑफ n मोल्स is taken through a cycle WXYZ, WXYZ and then W, consisting of consecutive adiabatic and isobaric quasi-static processes। ठीक है, अगर आप देखो x से y तो आपका आइसोबारिक है, ठीक है, और W से x क्या है, एडियाबैटिक, as shown in the schematic VT diagram. The volume of the gas at W, X and Y points are 64 centimeter cube, okay, 125 centimeter cube, 250 centimeter, okay, respectively. If the absolute temperature of the gas TW at the point W is such that nRTW is 1 joule, R is the universal gas constant, then the amount of heat absorbed by the gas along the path XY is amount of heat absorbed by the gas along the path XY is। ठीक है, अभी आप देखो W से X जो है वो एडियाबैटिक प्रोसेस है। ठीक है, तो एडियाबैटिक प्रोसेस का अपने को इक्वेशन पता है, T और V का क्या रिलेशन है, TV का ग्राफ है ना, T इंटू वी रेज टू गामा माइनस वन इज कॉन्स्टेंट, सो TV इंटू 64 रेज टू 5/3 माइनस वन इज इक्वल टू TX TW, दिस इज TW 64 दिया ना एट W, वॉल्यूम एट W। ठीक है, तो TX X के क्या दिया 125, तो 64 को मैं 4 का क्यूब लिख सकता हूँ,
2/3 में 3 कैंसिल, 4 स्क्वायर बचेगा यहाँ 5 स्क्वायर। सो बेसिकली मुझे tx मिल गया। मुझे क्या मिल गया? tx। अगर आप ध्यान से देखो तो एक्स वाई पे, ठीक है, एक्स वाई क्या है? एक आइसोबारिक प्रोसेस है, ठीक है। हमको इक्वेशन पता है पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, बराबर। तो एक्स और वाई में प्रेशर इक्वल है, करेक्ट, क्योंकि आइसोबारिक है ना, प्रेशर सेम है। ऑब्वियसली टेम्परेचर बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो प्रेशर नहीं बढ़ पाएगा क्योंकि वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो प्रेशर कांस्टेंट है, तो हम v बाई टी को इक्वेट कर सकते हैं। तो v जो है आपका वॉल्यूम एट y दिया है 250 अपॉन टी वाई इक्वल टू 125 अपॉन टी एक्स। तो ये मिल गया कि जो टेम्परेचर होगा वो ट्वाइस होगा, टी वाई इज ट्वाइस ऑफ टी एक्स, ठीक है। तो अभी x से y जो आइसोबारिक प्रोसेस है उसमें हीट का क्या आता है? n cp डेल्टा t। तो 5/2 इंटू cp डेल्टा t को आप क्या लिख सकते हो? n r टी वाई माइनस टी एक्स। ओके, हमको पता है टी वाई इज ट्वाइस ऑफ टी एक्स, तो बेसिकली 5/2 nr 2tx minus t which is 5/2 nr tx, but tx क्या है? 16/25 tw, ठीक है। तो सॉल्व करके क्या आता है? 8/5 nrtw, nrtw 1 जूल है, तो 8/5 यानी कि 1.6 जूल, तो आंसर इज 1.6, ठीक है। तो आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। अगर आपको सोल्यूशन समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो जिनकी इनकी जरूरत है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे इंपॉर्टेंट बात, पढ़ाई करना मत भूलना। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जेईई एडवांस 2025 सॉल्यूशन सीरीज। और हम फिजिक्स के पेपर 1 को ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, जिसका पूरा वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है इस चैनल पे। और अभी हम पेपर 2 में 12th क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, और इतने सिंपल क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, लग भी नहीं रहा है कि ये जेईई एडवांस का पेपर है। अब ये क्वेश्चन देखो आप, अ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट above the equator is orbiting around the earth at a fixed distance r1 from the center of the earth, मतलब radius r1, ठीक है। A second satellite is orbiting in the equatorial plane in the opposite direction to the earth's rotation at distance r2, such that r1 is 1.21 times r2. Okay, the time period of the second satellite as measured from the geostationary satellite is 24 by p hours. The value of p is okay. So the time period of the second satellite measured from the geostationary satellite. बहुत सिंपल है। देखो, पहली बात तो फॉर्मूला क्या है, आपने पढ़ा होगा कि t इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा रिलेटिव। रिलेटिव क्यों? क्योंकि रिलेटिव टाइम ढूंढ रहे हैं हम लोग, है ना। इसमें क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में घूम रहे हैं, तो उनका ओमेगा ऐड होगा। ये बात क्लियर है? दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में घूम रहे हैं तो उनका ओमेगा ऐड होगा। अब हमें पता है कि टी स्क्वायर और आर का रिलेशन होता है, टी और आर का, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो ये बात फर्स्ट सैटेलाइट और सेकंड सैटेलाइट में लगा लिया। तो आपने इक्वेशन 1 और 2 को जब डिवाइड किया 1 डिवाइड बाय 2, तो आपको मिला t1 स्क्वायर अपॉन t2 स्क्वायर इज इक्वल टू r1 क्यूब। बट r1 क्या है? 1 to 1 r स्क्वायर। तो 1 to 1 का क्यूब इंटू r1 का इंटू r2 का क्यूब अपॉन r2 का क्यूब। तो यहां से r2 का क्यूब कैंसिल हो गया, तो t2 स्क्वायर आया t1 स्क्वायर अपॉन 1.21 का होल क्यूब। तो t2 आएगा t1 अपॉन 1.21 रेज़ टू 3/2। अब 1.21 क्या है? देखो 1.1 का स्क्वायर है, क्योंकि 11 का स्क्वायर क्या होता है? 121। तो 1.21 किसका स्क्वायर हुआ? 1.1 का स्क्वायर। तो रेज़ टू 3/2, तो ये 2 और ये 2 मर गया, तो 1.1 का क्यूब। तो t2 इज t1 अपॉन 1.1 का क्यूब। अब 1.1 का क्यूब क्या होता है? 1.331, ठीक है। तो ये आपको t1 t2 का रिलेशन मिल गया। अब मुझे पता है कि t इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा रिलेटिव विच इज 2 पाई बाय ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2। ओमेगा क्या होता है? 2 पाई बाय टी। तो 2 पाई अपॉन 2 पाई बाय t1 प्लस 2 पाई बाय t2, ये 2 पाई ये 2 पाई ये 2 पाई मर गया। हमें मिला t इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस t1 प्लस 1 अपॉन t1 प्लस 1 अपॉन t2। ये अब t1 तो 24 रहेगा, सिंपल बात है ना, वो तो अपने को पता है, ये जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। अब यहां पे क्या आएगा? 1 अपॉन 24 प्लस 1 बाय t2।
और T2 क्या है, T1 अपॉन 1.331, तो यहाँ पे आ जाएगा 1.331 अपॉन 24, और ये आपको सॉल्व करके मिलेगा 24 अपॉन 2.331। तो यहाँ से 24/p आवर्स था, तो p क्या आया 2.331। ठीक है, आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ में आएगा। अगर समझ में आया तो यहाँ तक देखने के लिए बहुत शुक्रिया, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जेईई एडवांस 2025 सीरीज। यहाँ पर हम जेईई एडवांस के पेपर को सॉल्व कर रहे हैं और इस वीडियो में हम क्वेश्चन पेपर 2 को सॉल्व कर रहे हैं, जिसके क्वेश्चन नंबर 13 को हम देखेंगे। ठीक है, पहले 12 क्वेश्चंस में सॉल्व करके ऑलरेडी डाल चुका हूँ इस चैनल पे, और मैं बार बार यही देख रहा हूँ इतने सिंपल क्वेश्चन है, लग भी नहीं रहा है कि जेईई एडवांस्ड का हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है ये जेईई मेंस लेवल का है। कुछ कुछ क्वेश्चंस तो सीईटी लेवल के भी दिखाई दिए, खैर वैसे बहुत कम क्वेश्चंस थे, बट मेजरली आपको मेंस लेवल का ही पेपर देखने को मिल रहा है। ये भी एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन अभी मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, और आपको लगेगा यार ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। पेपर 2 में स्टूडेंट्स ऐसा बोल रहे थे कि पेपर 2 बहुत टफ है, नहीं आ रहा है, उसमें बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। उल्टा मुझे पेपर 2 बहुत ज्यादा इजी लगा है। पेपर 1 का पूरा सोल्यूशन चैनल पे ऑलरेडी है, आप जाके देख सकते हो। पेपर 2 अभी हम सॉल्व कर रहे हैं, 3 क्वेश्चन इसके बाद और बचेगा, वो भी हम फटाफट से सॉल्व करके चैनल पे डाल देंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखते हैं। Okay, the question is the left and right compartments of a thermally isolated container of length L. तो इस thermally isolated कंटेनर का लेंथ L दिया है, are separated by a thermally conducting movable piston of area A. तो ये जो पिस्टन है इसका एरिया ए है, ये मूवेबल है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थर्मली कंडक्टिंग है। इसका मतलब दोनों जगह टेम्परेचर सेम होगा वंस यू रीच थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। नाउ द लेफ्ट एंड राइट कंपार्टमेंट्स आर फिल्ड विथ 3/2 एंड 1 मोल ऑफ आइडल गैस। तो लेफ्ट में आपके पास 3/2 मोल है और राइट में आपके पास 1 मोल है आइडल गैस का। In the left compartment, the piston is attached by a spring with a spring constant K and natural length 2L/5. 2L/5 मतलब 0.4L हो गया। इसका मतलब इस स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ 0.4L है। ठीक है, द पिस्टन इज एट अ डिस्टेंस L/2 फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट एजेस ऑफ द कंटेनर। तो ये देखो L/2 है, यानी कि ये 0.5L पे है, और आपका नेचुरल लेंथ 0.4L का, यानी कि आपका पिस्टन का जो एलोंगेशन है वो 0.1L हुआ है। आपका सॉरी पिस्टन का नहीं, आपका स्प्रिंग का। तो स्प्रिंग को 0.1L खींचा गया है। कौन खींच रहा है? पिस्टन खींच रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि स्प्रिंग पिस्टन पे लेफ्ट साइड में वापस से एक पुलिंग फोर्स जनरेट करेगा, जिसको हम क्या लिखते हैं K इंटू एक्स, और x क्या है 0.1 इंटू एल। ठीक है, अंडर द अबव कंडीशन इफ द प्रेशर इन द राइट कंपार्टमेंट इज KL by A into अल्फा, then the value of alpha is। तो राइट साइड का प्रेशर पूछ रहा है, यानी कि इसको मैं बोल देता हूँ P1, सॉरी इसको मैं बोल देता हूँ P2, और इसको मैं बोल देता हूँ P1। ठीक है, तो P1 के केस में हमको पता है लेफ्ट साइड में फोर्स है K इंटू एक्स का, विच इज KL/10 है ना। 0.1 को मैंने 1/10 ले लिया, और यहाँ पे 3/2 मोल्स है, तो N1 हो गया 3/2 और N2 हो गया 1 मोल, और P2 अपने को ढूंढना है। बहुत बढ़िया, अब इक्वेशन देखो, P2 इंटू ए। P2 क्या है? फोर्स बाय द गैस ऑन द राइट हैंड साइड। ठीक है, P2 इंटू ए क्या है? फोर्स बाय द गैस ऑन द राइट हैंड साइड। क्योंकि P1 पे क्योंकि आपने P1 को क्या किया है, P1 पे P2 भी फोर्स लगाएगा, और क्योंकि P1 थोड़ा स्प्रिंग को खींच रहा है तो स्प्रिंग भी फोर्स लगाएगा। तो P1 पे जो लग रहा है फोर्स वो P2A प्लस स्प्रिंग फोर्स के बराबर होगा। क्लियर है? अब मुझे पता है क्योंकि दोनों का टेम्परेचर सेम है, तो T1 बराबर T2 है, तो PV इक्वल टू nRT में T क्या होता है? PV बाय N। तो P1 V1 बाय N1 इज इक्वल टू P2 V2 बाय N2। अगर आप ध्यान से देखो तो जो पिस्टन है वो बीच में, L/2 यहां से L/2 यहां से, तो दोनों का वॉल्यूम भी सेम है। तो एक्चुअली में आपको क्या मिलेगा? N2 टाइम्स P1 इज इक्वल टू N1 टाइम्स P2। अब यहाँ पे जो P1 की वैल्यू है वो मैं रख देता हूं P2A प्लस KL/10 डिवाइड बाय A, और N2 की वैल्यू 1 रख दिया, N1 की वैल्यू 3/2 रख दिया, और P2 मुझे ढूंढना है। तो यहाँ से A और A मर जाएगा, यहाँ पे A डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो आपको मिलेगा P2 प्लस KL/10A इज इक्वल टू 3P2 बाय A। और आप जब इस P2 को यहाँ लेकर आओगे तो आपको मिलेगा 0.5 P2 इज इक्वल टू KL/10A। तो 0.5 को आप क्या लिख सकते हो? 5/10, तो ये 10 कैंसिल आ जाएगा, और ये 5 नीचे चला जाएगा, तो आपको
अल्फा मिलेगा 1/5 और 1/5 क्या होता है 0.2, तो यहाँ पे द वैल्यू ऑफ अल्फा इज 0.2। दिस इज योर करेक्ट आंसर। अब आप बताओ कि क्वेश्चन सिंपल था कि कैच ये है कि थर्मली कंडक्टिंग दिया है तो दोनों साइड का टेम्परेचर सेम है, आइडियल गैस इक्वेशन लगाना है और एक प्रेशर और फोर्स का इक्वेशन लगाना है, सिंपल। तो अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा, आपको समझ में आया, कुछ नया सीखने को मिला, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि बहुत सारा फिजिक्स का कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पढ़ाई करना मत भूलना। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जेईई एडवांस 2025 सीरीज। और अभी हम पेपर 2 को सॉल्व कर रहे हैं, जेईई एडवांस 2025 के फिजिक्स के पेपर 2 को, और ये है क्वेश्चन नंबर 14। तो पेपर 1 हमने पूरा ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है, पेपर 2 में ये 14 क्वेश्चन है, टोटल 16 ही है, तो पेपर 2 भी ऑलमोस्ट खत्म ही होने वाला है। ठीक है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन में और इसे सॉल्व करते हैं। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्लास वेजेस ए एंड बी। तो आप देखो कि दो ग्लास वेज है, एक ऐसा है, दिस इज योर ए and this is your B. So this is your A and this is your B. Okay. They have refractive index 1.7 and 1.5 respectively. तो A का जो refractive index है 1.7 है और B का refractive index 1.5. Okay. Placed in front of the slits as shown in figure. Okay. The separation between the slit is 2 millimeter. तो small d हमारे पास क्या है 2 millimeter. ये and the shortest distance between the slit and the screen is d, that is 2 meter. So capital D हमको क्या दिया गया है 2 meter, this distance. Now neglect any so the thickness of the combination of the wedges is 12 micrometer. It is 12 micrometer. So ये जो thickness है wedge का, ये 12 micrometer है combination का total का. The value of L as shown in the figure is 1 millimeter. तो जिस हिसाब से, अच्छा ये 1 millimeter है और ये 1 millimeter है. Okay, so this is 1 millimeter और this is also 1 millimeter. Now, neglect any refraction effect at the slanted interface of the wedges. Due to the combination of the wedges, the central maximum shift with respect to O is what? Okay, तो basically central maximum में क्या shift आएगा? That is capital Y. हमको पता है small d is equal to delta x is equal to small d into y upon capital D. ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हमको पता है। तो अपने को दो चीजें इसमें पता होनी चाहिए। देखो, स्मॉल d दिया है, कैपिटल D दिया है, डेल्टा x पता होना चाहिए, दैट इज पाथ डिफरेंस। अब आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जब भी आपको स्लैब को विद अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, स्लैब को अगर आप बीच में रख दो तो वो जो चेंज होता है दैट इज म्यू इंटू टी, मतलब जो अब वो ट्रैवल करेगा दैट इज नॉट सिंपली टी, दैट इज म्यू इंटू टी। ओके, तो ठीक है, ये दो ट्राइंगल दिख रहे हैं आपको। 1 मिलीमीटर पे मान लो ये x है, तो 1 मिलीमीटर ऊपर से ये भी x ही होगा, है ना। तो दिस x और टोटल 4 मिलीमीटर है। टोटल कितना है 4 मिलीमीटर, क्योंकि ये 2 मिलीमीटर दिया है, ये 1 मिलीमीटर है, ये 1 मिलीमीटर है, तो टोटल कितना हो गया 4 मिलीमीटर। तो टोटल 4 मिलीमीटर है, तो मैं लिख सकता हूं कि x अपॉन 1 इज इक्वल टू 12 अपॉन 12 4 सॉरी x अपॉन 1 इज इक्वल टू 12 अपॉन 4। यहाँ पे x अपॉन 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 12 माइक्रोमीटर अपॉन 4 मिलीमीटर। क्लियर है, तो बेसिक ट्राइंगल से आ गया। तो x कितना आया 3 माइक्रोमीटर आया, तो ये मिलीमीटर कैंसिल हो गया, ये 4 3 जा, तो 3 माइक्रोमीटर आया आपका x। या x क्या है ये वर्थ, अगर x 3 है तो ये डिस्टेंस कितना है 9 है। यानी कि जो स्लिट 1 है, ऊपर वाला स्लिट है, वहां से जो लाइट है वो पहले 3 माइक्रोमीटर के लिए 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से जाएगा और अगले 9 माइक्रोमीटर के लिए 1.7 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से जाएगा, और नीचे वाला लाइट उल्टा हो जाएगा। तो उसमें जो पार्ट डिफरेंस आएगा वो 3 इंटू 1.5 प्लस 9 इंटू 1.7 माइनस 9 इंटू 1.5 प्लस 3 इंटू 1.7 हो जाएगा। तो जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, देखो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे 9 को कॉमन ले लो, तो 9 इंटू 1.7 माइनस 1.5 0.2, और 3 को कॉमन ले लो तो 1.5 माइनस 1.7 इज माइनस 0.2। तो आपको इवेंचुअली क्या आएगा, डेल्टा एक्स इज 1.2 माइक्रोमीटर। तो आपका जो डेल्टा एक्स है, पार्ट डिफरेंस है, दैट इज 1.2 माइक्रोमीटर। अपने को फॉर्मूला पता है, डेल्टा एक्स इज
डी वाई बाई डी, और डी और डी दोनों दिया है, डेल्टा एक्स मिल गया है, तो वाई निकालना यहाँ से कोई बड़ी बात नहीं है। आप देख लो यहाँ पे आपको जो कैपिटल डी है दैट इज योर 2 मीटर जो मैंने यहाँ लिखा है, स्मॉल डी इज 2 मिलीमीटर जो मैंने यहाँ लिखा है। स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू जेईई एडवांस 2025 सीरीज, और अब हम पेपर 2 के सेकंड लास्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं। 15th क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन थे पेपर 1 पेपर 2 में। पेपर 1 ऑलरेडी सॉल्व करके मैं यूट्यूब पर डाल चुका हूं, आप इसी चैनल पे देख सकते हो। पेपर 2 का ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद आखिरी क्वेश्चन भी मैं विद इन 24 आवर्स अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेटेबल लेकिन इट्स अ गुड क्वेश्चन। अ प्रोजेक्टाइल ऑफ मास 200 ग्राम, ठीक है, 200 ग्राम बोलो या 0.2 kg बोलो, एक ही बात है, इज लॉन्च्ड इन अ विस्कस मीडियम एट एन एंगल 60 डिग्री। तो 60 डिग्री पे हमने एक प्रोजेक्टाइल लॉन्च किया, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी 270 मीटर पर सेकेंड, तो ये रफ्तार है 270 मीटर पर सेकेंड। नाउ इट एक्सपीरियंसेस अ विस्कस ड्रैग फोर्स minus CV, where the drag coefficient is 0.1 kg per second and V is the velocity of the projectile, instantaneous velocity of the projectile. The projectile hits a vertical wall after 2 seconds. तो t इक्वल टू 0 सेकेंड पे मैंने लॉन्च किया और t इक्वल टू 2 सेकेंड पे उसने एक हॉरिजॉन्टल वॉल पे टकरा गया वो, ठीक है। टेकिंग E is equal to 2.7, the horizontal distance of the wall from the point of projection in meter is, तो बेसिकली ये डिस्टेंस पूछ रहा है, ये हाउ मच इज द डिस्टेंस, ठीक है। देखो ये बहुत सिंपल काइनेमेटिक का ही क्वेश्चन है, सिंपल थोड़ा कैलकुलेटेबल, लेकिन आप देखो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अब मान लो एक किसी भी रैंडम इंस्टेंट पे, किसी भी टाइम t के बाद, जो ऑब्वियसली 2 सेकंड से कम होगा, इस इंस्टेंट पे देखो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आगे की तरफ है और f माइनस CV है। जब f बार और v बार के बीच में नेगेटिव आ गया, मतलब दोनों का डायरेक्शन उल्टा है, तो CV इस तरफ लगेगा पीछे की तरफ, ठीक है। v का दो कंपोनेंट है, vx और vy, तो वैसे ही CV का कंपोनेंट इधर CV sin थीटा आएगा और यहाँ पे CV cos थीटा। ये थीटा क्या, देखो ये जो एंगल है ये थीटा मान लिया मैंने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फ्रॉम द विद द टेंजेंट, एंगल थीटा है, तो वो वर्टिकली अपोजिट ये भी थीटा होगा, तो ये CV cos थीटा हो जाएगा, CV sin थीटा हो जाएगा। अब देखो फोर्स जो है CV cos थीटा क्या, एक फोर्स है, ठीक है, वो आपके लेफ्ट ऐसा लग रहा है, आपके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ लग रहा है। तो जो एक्सेलरेशन है दैट इज फोर्स अपॉन मास, तो माइनस CV cos थीटा बाय m। अब एक्सेलरेशन को मैं dvx by dt भी लिख सकता हूं, ये एक्सेलरेशन इन x है, dvx by dt लिख सकता हूं, ठीक है। अब CV माइनस CV cos थीटा बाय m, देखो C क्या है, C इज 0.1 और m क्या है 0.2, तो 1/2 यही हुआ ना, तो माइनस V cos थीटा बाय 2, तो ax आ गया माइनस vx बाय 2, vx इज नथिंग बट V cos थीटा, क्लियर है। तो ax इज इक्वल टू माइनस vx बाय 2, तो ax को मैंने लिखा dvx बाय dt विच इज इक्वल टू माइनस vx बाय 2। अब यहां पे vx यहां ले लो, t यहां ले लो, तो dvx बाय vx इज इक्वल टू माइनस dt बाय 2। अब दोनों को इंटीग्रेट कर दो, जब टाइम 0 था तो vx 135 था, देखो यहाँ पे 270 है, cos 60 क्या होता है हाफ, तो यहाँ पे 135। अब टाइम t पे अपने को vx पता नहीं है, यहाँ पे क्या vx है वो अपने को कोई आइडिया नहीं है, तो वो अपन निकाल लेंगे यहां से। तो यहाँ पे आपको मिलेगा ln vx by 135 इज इक्वल टू माइनस t बाय 2, बेसिक इंटीग्रेशन, क्लियर है। तो vx इज इक्वल टू 1 माइनस 135 टाइम्स 135 टाइम्स e रेस टू माइनस t बाय 2, वेरी सिंपल। आप ln को ऑब्वियसली जब यहां लेकर जाओगे तो e रेस टू हो जाएगा, ये पार्ट e रेस टू में आ जाएगा, क्लियर है। तो v और हम लोग को vx मिल गया, दैट v एट एनी x इज 135 इंटू e रेस टू माइनस t बाय 2। अब vx को मैं क्या लिख सकता हूं, dx, देखो dx बाय dt, वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ही तो होता है, तो dx बाय dt, तो dx हो गया 135 e रेस टू माइनस t बाय 2 dt, बहुत सिंपल बात है। अब इसको इंटीग्रेट कैसे करते हैं, माइनस t बाय 2 को k मान लिया, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन बता रहा हूं, माइनस t बाय 2 को k मान लिया, तो माइनस dt बाय d2 माइनस dt बाय 2 dk हो गया, तो dt आया माइनस 2 dk।
तो ये एक टर्म को मैं ऐसे लिखता हूं x इज इक्वल टू -135। क्यों माइनस? क्योंकि dt को क्या लिखूंगा? -2dk। तो -2dk और e रेस टू -t/2 को e रेस टू k लिखूंगा। अब आप देखो कि मैं कैसे लिमिट लगा रहा हूं। ये 0 टू x जाएगा, जब टाइम 0 से लेके कितना होगा? 2 सेकंड पे x ढूंढना है अपने को। तो जब टाइम 0 होगा तो k तो 0 ही है। क्यों? क्योंकि -k/2 -t/2 इज k। बट जब टाइम 2 सेकंड होगा तो k -1 हो जाएगा। तो जब आप k के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो तो आपका लिमिट 0 से -1 हो जाएगा। फिर x क्या आएगा? इसको करो -270 e रेस टू के डी के फ्रॉम 0 टू -1 विच इज -270 1 बाई -1। e को उन्होंने दिया 2.7। फाइनल आंसर आता है 170 मीटर। तो आपको पूछा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इन मीटर इज 170। तो इट्स अ गुड क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपने यहां तक वीडियो को देखा है तो आई एम श्योर आपको कुछ नया सीखने मिलेगा, आपको प्रॉब्लम समझ में आया होगा। नहीं तो आप डाउट पूछ सकते हो हमारे चैनल के कम्युनिटी टैब में भी जाके, कोई भी क्वेश्चन इस वीडियो से रिलेटेड अनरिलेटेड पूछ सकते हो। यहां तक आपने देखा तो शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि बहुत सारा फिजिक्स का कंटेंट यहाँ पर आने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पढ़ाई करना मत भूलना। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जेईई एडवांस 2025 सीरीज। और हम फाइनली सीरीज को खत्म करने जा रहे हैं। दिस इज द लास्ट वीडियो क्योंकि पेपर 2 के 16th क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं। पेपर 1 ऑलरेडी सॉल्व्ड है पूरी तरीके से, उसका सोल्यूशन यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको। पेपर 2 का ये आखिरी क्वेश्चन, ठीक है। तो फटाफट से क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसका सोल्यूशन देखते हैं। इट्स अ गुड क्वेश्चन एंड आई वुड से इजी क्वेश्चन, नॉट डिफिकल्ट वन, स्टैंडर्ड टिपिकल क्वेश्चन। क्लासरूम में भी ये क्वेश्चन कराए जाते हैं। देखो, एक ऑडियो ट्रांसमीटर है टी और रिसीवर है। तो ये ऑडियो ट्रांसमीटर है, ये रिसीवर है। हंग वर्टिकली फ्रॉम टू आइडेंटिकल मास स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 8 मीटर। तो लेंथ 8 मीटर है, इसका भी लेंथ 8 मीटर, ठीक है। With their pivots well separated by along the x-axis, they are pulled from the equilibrium position in opposite direction along the x-axis by a small angular amplitude theta naught, which is cos inverse 0.9. इसका बेसिक सा मतलब ये है कि cos theta is 0.9, इतना ही समझना और कुछ नहीं। And release simultaneously. If the natural frequency of the transmitter is 660 Hz, so natural frequency is 660 Hz, and the speed of the sound is 330 meter per second, the maximum variation in the frequency as measured by the receiver. Maximum variation in the frequency, that is रिसीवर को क्या फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन आएगा, मतलब ज्यादा से ज्यादा फ्रीक्वेंसी कहां पहुंचेगी, कम से कम क्या पहुंचेगी, उसका वेरिएशन क्या, डिफरेंस क्या, ठीक है। अब देखो, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम कब होगा? जब ये यहाँ पहुंचेगा, ये यहाँ पहुंचेगा और इसका वेलोसिटी इस तरफ होगा, इसका वेलोसिटी इस तरफ होगा, लेट्स से v, दोनों का वेलोसिटी तो सेम ही होगा क्योंकि एंगल सेम बना रहे, तो f मैक्स होगा। और जब दोनों वापस जा रहे होंगे, ये पीछे जा रहा होगा, ये इस तरफ पीछे जा रहा होगा, तो f मिनिमम हो जाएगा। तो पहली बात तो वेलोसिटी निकाल लेते हैं कि जब वो नीचे आएंगे तो उनकी वेलोसिटी क्या होगी। ये वेलोसिटी आप कैसे निकालोगे? देखो, सिर्फ ग्रेविटी लग रहा है, ग्रेविटी कंजर्वेटिव फोर्स है, तो आप एनर्जी कंजर्व कर सकते हो। टेंशन भी है बट वर्क डन बाय टेंशन 0 है। क्यों? क्योंकि वो मूवमेंट के डायरेक्शन में नहीं है, ठीक है। नाउ आपको पता है कि जब आप ऊपर से नीचे आते हो तो आपका जो है पोटेंशियल एनर्जी घट जाता है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। यही हम देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी में। तो अब यहाँ पे ये एल है, ये थीटा है, तो ये हो गया एल कॉस थीटा। टोटल ये वाली लेंथ तो एल ही है ना, तो ये वाला जो पॉइंट है, ये जो हाइट यहां से वो यहां हाइट में नीचे आया, दैट इज एल माइनस एल कॉस थीटा, विच इज एल इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या है? एम जी एल 1 माइनस कॉस थीटा, और वो किस में बदल जाती है? पोटेंशियल एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहां से m मर गया, तो क्या आएगा? v इज इक्वल टू अंडर रूट 2 gl 1 माइनस कॉस थीटा। अभी कॉस थीटा दिया 0.9, तो 1 माइनस कॉस थीटा क्या हो गया? 0.8, सॉरी 0.1। दिस इज 1 माइनस 0.9 इज 0.1। नाउ g आपके पास 10 है और l आपको दिया 8 मीटर, तो 10 और 0.1 कैंसिल हो गया, 2 8 जा 16, तो वेलोसिटी आई 4 मीटर पर सेकंड। यानी कि जब वो नीचे आएगा तो 4 मीटर पर सेकंड पे होगा, 4 मीटर पर सेकंड से दूर जाएगा तो एफ मैक्स क्या होता है? एफ मैक्स में ऊपर प्लस आता है, नीचे माइनस आता है, तो 660 इंटू 330 प्लस 4 अपॉन 330 माइनस 4, और एफ मिनिमम में माइनस ऊपर आता है प्लस नीचे आता है, 660 इंटू 330 माइनस 4 अपॉन 330 प्लस 4। हमको पूछा क्या है? मैक्सिमम वेरिएशन, दैट इज एफ मैक्स माइनस एफ मिन।
तो 660 कॉमन हो गया, तो आपको एक ये थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। एक अच्छी बात ये है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का टर्म आ जाता है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज 660 इंटू 660 इंटू 8 अपॉन 326 इंटू 334। इतना कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, बट आपको दिख रहा होगा बहुत सारी चीज कैंसिल आउट हो जाएंगी, सारे इवन नंबर्स हैं, तो आपको डरने की जरूरत नहीं, कैंसिल आउट होगा। फाइनली आंसर आपका आता है 32। तो क्या पूछा था? 32 हर्ट्ज। तो वेरिएशन इन फ्रीक्वेंसी एज मेजर्ड बाय द रिसीवर इज 32। So that was the question, and this is the end of series of JEE Advanced 2025. I hope you enjoyed the series. You learned a lot of new things. Please subscribe to the channel because a lot of physics content is going to be uploaded on this channel very, very soon. Thank you for watching so much throughout the series. काफी स्टूडेंट्स ने इसको देखा है, और कमेंट करो आपको कैसा लगा, कुछ नया सीखने को मिला या नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, पढ़ाई करना मत भूलना।